वो करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 साल पहले बोला यह वाक्य अब उन्हीं के खिलाफ नारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, जो उचित समझो वो करो। राहुल गांधी ने जो उचित समझो वो करो का ऐसा सियासी इस्तेमाल किया है जिसकी उम्मीद शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के किसी को भी नहीं होगी। आज ये नारा संसद भवन परिसर में जबरदस्त तरीके से गूंजा। कांग्रेस के सांसद इसे लगाते रहे, इस नारे को राहुल गांधी यही नारा लगाते रहे, यहां तक कि पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे तो भी राहुल गांधी का यही जवाब आया, जो उचित समझो वो करो। देखिए जरा राहुल गांधी को, सुनिए। जो उचित समझो वही करो। राहुल जी, प्रधानमंत्री जो उचित समझो वही करो। राहुल जी, प्रधानमंत्री कल जिस तरह से तो देखा आपने, बीजेपी इस नारे पर बुरी तरह फंस गई है। एक तरफ वो मोदी की बात को काट नहीं सकती और दूसरी तरफ राहुल के तंज का जवाब भी नहीं दे सकती। आपको बता दूं कि राहुल गांधी सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे MM नरवणे की किताब से ही जो उचित समझो वो करो का वाक्य उठा कर लाए हैं। इस किताब पर ही पूरे हफ्ते संसद में बवाल कटता रहा और मोदी ऐसे डरे कि लोकसभा में अपना भाषण देने भी नहीं आए। दरअसल नरवणे ने अपनी किताब में दावा किया है कि जब चीनी सेना ने कैलाश रेंज पर कब्जा करने की कोशिश की तो उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से संपर्क किया और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और फिर 2.5 घंटे बाद जवाब दिया कि PM ने कहा है कि जो उचित समझो वो करो। यानी मोदी ने अपनी जिम्मेदारी तब भी नहीं निभाई और अब भी नहीं निभा रहे हैं। राहुल गांधी ने कल शाम को एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट को देखिए, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि बस सवालों से इतनी घबराहट, मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे, झूठ की शरण ले ली, खैर जो उचित समझा वही किया। यहां राहुल गांधी तो दिख रहा है कि PM मोदी ने विपक्ष के हाथों में खुद ही हथियार सौंप दिया है। वैसे संसद में मोदी की मुश्किलें कम ही नहीं हो रही हैं। शुक्रवार यानी आज विपक्षी सांसदों ने मकर द्वार पर, यह आप देखिए मकर द्वार है जहां पे अभी विपक्षी सांसदों को आप देख रहे हैं, मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सांसदों ने जो उचित समझो वो करो के नारे लगाए और हाथ में ट्रैप डील लिखे प्ले कार्ड भी, ट्रैप डील, ये प्ले कार्ड भी दिखाए गए। उसको भी दिखाएंगे थोड़ी देर में आपको। इसमें प्रियंका गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे भी लगाए। देखिए जरा, देखिए फुल स्क्रीन जरा ले आइए इसको। फुल प्रियंका गांधी सहित तमाम कांग्रेस के सांसद मकर द्वार पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में बड़े पोस्टर इस वक्त लेकर खड़े हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है। ट्रैप डील का बड़ा सा पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं कांग्रेस के। तो देखा आपने, ट्रैप डील के बैनर के साथ यहां पर प्रियंका गांधी समेत तमाम विपक्षी दल के नेता, यहां सांसद, यहां पर विपक्ष के हमलों में एक बड़ा हमला मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज किया है। देश के इतिहास में पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि किसी प्रधानमंत्री की बातों के लिए घटिया शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑलरेडी घटिया शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए बातों को घटिया कहा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्रियों पर विपक्ष ने हमले तो खूब किए हैं इतिहास में। अगर आप देखें तो उनकी बातों की यानी प्रधानमंत्री की बातों की आलोचना भी की है विपक्षी सांसदों ने, विरोध भी जताया है, लेकिन उसे घटिया नहीं कहा। कम से कम मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। लेकिन मोदी की बातों को घटिया कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने राज्यसभा में मुद्दों पर बात करने की जगह नेहरू गांधी परिवार पर बेतुकी बातें की। जरा सुनिए यहां मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री के भाषण को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जितने घटिया बात उन्होंने बोली है उन बातों का मैं जरूर रिप्लाई देना चाहता हूं, क्योंकि झूठे बातों को दोहराना उनका हमेशा एक काम रहा है।
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के उनके 97 मिनट्स के भाषण में वो कोई ऐसा बात नहीं कही, और हम लोगों ने जो घंटों से बात करके उनको ये जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो जो विचार थे वो रखे उनके सामने, एक रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ 100 साल का, 75 साल का, 50 साल का बात करते रहे। और जब देश के रक्षा की बात जब हम करते हैं, और ये जनरल नरवणे का बुक जो पब्लिश हुआ है, जो हमारे हाथ में मिला, वो आपको कैसा नहीं मिलता? और आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि वो किताब नहीं, पब्लिश नहीं हुआ। डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, अरे आपके पीछे, आपके तले वो है किताब, आप उसको डिनाई करें, ये तो प्रिविलेज होता है। शाह भी वही बोले, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी वही बोले, बार बार उठ के डिफेंड कर लिए, लेकिन वो बात तो सच निकली कि किताब है। लेकिन जब ये बात हमारे एलओपी ने उठाया, तो सुन रहे थे आप यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे को। कुल मिलाकर संसद का बजट सत्र मोदी के लिए काफी घाटे का साबित हो रहा है। अब 2 दिन के लिए मोदी मलेशिया जा रहे हैं, वहां से लौटकर फिर बताएंगे कि उनका दौरा कितने फायदे का रहा। लेकिन असल बात यही है कि देश को हर तरह का नुकसान भुगतना पड़ रहा है। एसआईआर की बात भी थोड़ी सी यहां करना चाहता हूं। एसआईआर में तो जिस तरह का खेल हो रहा है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान लोकतंत्र का हो रहा है। एसआईआर कितनी कमजोर तैयारी के साथ किया जा रहा है, इसका ताजा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। और वो उदाहरण उत्तर प्रदेश से आया है, जहां एक बार फिर दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तारीख 1 महीने बढ़ाकर 6 मार्च कर दी गई है। और अब अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 10 अप्रैल को किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बताया है कि 27 अक्टूबर को एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई थी। गिनती का चरण पूरा होने के बाद 6 जनवरी को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया गया था। मूल कार्यक्रम के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है कि चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी से बढ़ाकर 6 मार्च कर दी है। इससे मतदाताओं को अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7, इन सब के जरिए सुधार या आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 1 और महीने का समय मिल जाएगा। तो बार बार तारीखों का बढ़ना वैसे ही है जैसे नोटबंदी के बाद बैंक से पैसे निकालने की तारीख बार बार बदली गई थी, या जीएसटी के नियम कई बार बदले गए। जैसे नोटबंदी और जीएसटी का नुकसान आम आदमी को हुआ, वैसा ही एसआईआर के बाद हो रहा है। और बिहार में आपने देख लिया, और ये अब जनता देख रही है आगे के जो दूसरे राज्य हैं वहां भी, क्योंकि विपक्ष तो बार बार इस पर आवाज उठा ही रहा है। लेकिन इन सब के बीच जरा दोबारा चलना चाहता हूं उधर संसद की ओर। संसद में क्या कहा गया? कल आपको याद होगा कि संसद में और खासकर लोकसभा में ओम बिरला साहब ने, यानी लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ अप्रत्याशित घटना घट सकती थी, इसलिए हमने उन्हें आने से रोक दिया। लेकिन यही बीजेपी है, और उस समय विपक्ष में थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह आए थे और वो भाषण दे रहे थे। ये तस्वीर 2014 का है, दूसरा कार्यकाल, आखिरी कार्यकाल। मनमोहन सिंह अपनी बात रख रहे हैं और देखिए ये क्या हो रहा है। ज़रा फुल स्क्रीन दिखाइए और ज़रा आप समझ जाएंगे कि हम बताना क्या चाह रहे हैं और ओम बिरला साहब क्या बताना चाह रहे थे। ज़रा ये भी देखिए, पहले ये सुनिए। Debate on the
Andhra Pradesh Reorganization Bill, members opposing the bifurcation tore papers and tossed the pieces around. The PM's speech, including any assurances he wanted to give to the residual state of Simandhra, got lost in the din and utter confusion that played out. But despite the din, the Rajya Sabha debate on the to Simandhra, he was able to speak only when MPs from Congress formed a cordon around him. The Home Minister has already mentioned the specific steps our government will take to address the concern of all regions of the state. तो ये मनमोहन सिंह बिना यहाँ डरे, बिना यहाँ किसी तरह से परेशान हुए, अपनी बात रखते हुए, अपना भाषण यहाँ देते हुए, अपनी बात रखते हुए और विरोध में पूरा का पूरा विपक्षी। देखिए यहाँ पोस्टर दिखाए जा रहे हैं और सब कुछ दिखाया जा रहा है टेलीविजन पे। ऐसा नहीं है कि अभी आसंदी की तरफ, अभी तक आपको ये भी पता नहीं चला होगा कि आसंदी पर बैठा कौन है। डिप्टी यहाँ प्रमोद तिवारी लड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखिए आप, सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन डिप्टी चेयरमैन बैठे हुए हैं यहाँ पे, अब दिख रहे हैं डिप्टी चेयरमैन बैठे हुए हैं, लेकिन सब कुछ दिख रहा है। यहाँ स्मृति ईरानी खड़ी हो गई, सब है, लेकिन फिर भी आप याद कीजिए कि यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि मनमोहन सिंह के बारे में, और देखिए उड़ाए जा रहे, मनमोहन सिंह के ऊपर फेंके जा रहे हैं कागज, वहाँ खड़े हैं, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन आज का दौर, ये 2014 है और आज 2026 में हम जी रहे हैं। 2026 में क्या हो रहा है उसका एक उदाहरण आपके सामने। इसके बाद सीधे जरा सुन लीजिए ओम बिरला साहब ने 2026 में कल 5 फरवरी 2026 को उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। माननीय सदस्यगण, मुझे बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल इस सम्माननीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चैम्बर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमा में स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया, वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूँगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। आप पोस्टर, पंपलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। सदन की परंपराओं, गरिमा, सभागार।
तो आज भी नहीं चलेगा और कल भी नहीं चलेगा ये कह रहे थे, यानी इन्होंने पहले ही कह दिया कि आज भी हम तो आज तो चलाने नहीं दे रहे हैं, ना ही प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं, लेकिन कल भी नहीं चलेगा। लेकिन उदाहरण है, संसदीय परंपरा की दुहाई दे रहे थे यहां ओम बिरला साहब, लेकिन संसदीय परंपरा जो रही है वो सामने है। और उस वक्त विपक्ष में सत्ता पक्ष था, यानी बीजेपी विपक्ष में थी और सत्ता पक्ष में उस समय कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री यहां डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑलरेडी 10 साल, वो 10वें साल में थे, 2014 की बात है। और देखिए क्या कुछ हुआ, ये आपने देख लिया। लेकिन ये हैं 2014 के, यानी उस वक्त के प्रधानमंत्री, और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते ही नहीं हैं, डर जाते हैं। और इसीलिए यहां पर बार बार विपक्ष कह रहा है और खासकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि डर गए। ये देखिए क्या परिस्थितियां यहां पर, ये 2014 की कहानी है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन तीसरी एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं। आज की तस्वीर है, नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे। नरेंद्र मोदी के सामने उनको कितना ज्यादा चुनावी फोबिया है उसका उदाहरण आपके सामने, ये देखिए, परीक्षा पे चर्चा। गमछा देख रहे हैं आप, बच्चों को भी क्या गमछा पहनाया है। ये गमछा कहाँ का है आप पता कर सकते हैं। ये गमछा असम का है, असमिया गमछा पहन के आप परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, परीक्षा पे चर्चा असमिया गमछा के साथ। लेकिन ये बच्चे सिर्फ असमिया नहीं हैं, ये बच्चे छत्तीसगढ़ के भी हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं, गुजरात के भी हैं, अलग अलग जगहों के, पूरे देश के बच्चे हैं। और इनसे परीक्षा पे चर्चा क्या सिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी? पॉलिटिक्स सिखा रहे हैं या परीक्षा देना सिखा रहे हैं? तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे क्या अपने फैसलों को सही साबित करने में देश का घाटा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, या घाटा करवा रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये देखिए तस्वीरें यार, इसको जरा फुल स्क्रीन ले आइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे से देख लेंगे हमारे तमाम साथी। जरा दिखाइए, दिल्ली, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये देखिए असम, सब जगह के बच्चे हैं, सब जगह के बच्चे हैं। लेकिन ये देखिए बच्चों का आपने क्या पहनाया, आप गमछा, ये असमिया गमछा। चलिए आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए, तनाव दूर करवा रहे हैं नरेंद्र मोदी। चर्चा करते हैं मोदी की मनमानी पर विपक्ष का बड़ा हमला क्या है और कैसे आखिर इन मनमानी के साथ उनके फैसलों को और उन फैसलों से कैसे देश का घाटा हो रहा है। खुद नरेंद्र मोदी अपने इस देश का घाटा करवा रहे हैं और क्या इससे बीजेपी को भी घाटा होगा, उनकी पार्टी को भी घाटा होगा, पर्सनल ही नहीं, पार्टी को भी। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 वरिष्ठ साथी हैं। शकील अख्तर जी हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, पहले आपके पास ही आना चाहता हूँ। ओम बिरला साहब तो कल ही बोल दिए थे कि आज भी नहीं चलेगा और कल भी नहीं चलेगा, संसद नहीं चलेगी, नहीं चलेगी बाहर। लेकिन जो नारे हो रहे हैं उसके लिए भी मजाक उड़ाया जा रहा है। ट्रैप डील और ट्रंप डील दोनों के फर्क को बताया जा रहा है। लेकिन आपकी आंखों देखिए, आप जो देख के आए हैं, क्या चल रहा है पर्दे के पीछे? सुबह 11 बजे लोकसभा शुरू हुई और 2 मिनट के अंदर उसको 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी, और 12 बजे हुई तो उसके बाद सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। जैसा कि आपने कहा, पहले ही बता दिया था, सुनाया अभी कि आज भी नहीं चलेगी, कल भी नहीं चलेगी। स्पीकर का काम है संसद चलाना, लोकसभा चलाना, सरकार का काम है लोकसभा चलाना, मगर दोनों चाह रहे हैं कि लोकसभा नहीं चले। लेकिन लोकसभा नहीं चलाने से, सोमवार तक के लिए स्थगित करने से कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ा मजाक बन गया है ये, जो इन्होंने एक खेल रचा कि प्रधानमंत्री पर हमला करने की बात कह के वो सहानुभूति अर्जित कर लेंगे। वो सहानुभूति तो नहीं मिली, उपहास के पात्र बन गए। कल से लेके आज तक सब जगह, चाहे वो संसद हो और चाहे संसद के बाहर, और चाहे वो कांग्रेस समर्थक विपक्ष के लोग हों या निष्पक्ष लोग हों या बीजेपी समर्थक लोग हों, किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लग रही कि प्रधानमंत्री इस तरह अपने डर को प्रदर्शित करें। यह कहा जाए कि लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ अप्रत्याशित हो सकता है, कोई अप्रिय घटना हो सकती है,
अगर लोकसभा के अंदर घटना हो सकती है तो फिर कहीं पे भी देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। बहुत ही खराब मैसेज गया है। अब इसको वो सुधार नहीं सकते। यहां से प्रधानमंत्री का हमें लगता है कि अब मुसीबतों का दौर बढ़ने वाला है। जिसे कहते हैं उल्टी गिनती शुरू होना, वो उल्टी गिनती शुरू होने वाली। राहुल तो वैसे भी आत्मविश्वास में रहते हैं, लेकिन आज तो आत्मविश्वास के साथ उनका जो एक पेनापन था वो अलग ही दिख रहा था। आमतौर पे राहुल 2-3 वाक्य बोलते हैं, बात बात कर लेते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने जो उचित समझो वही करो, इसके अलावा एक शब्द भी नहीं बोला। वो बड़ा मुस्कुरा के बोला। सीधा मैसेज गया कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो उचित समझो वो करो। क्या प्रधानमंत्री ने ये उचित नहीं समझा कि आके लोकसभा में उन सांसदों को बुलाते जिनसे उन्हें खतरा महसूस हो रहा था? जब लोकसभा स्पीकर ने उनसे कहा कि जनाब ऐसी ऐसी बात है, तो लोकसभा स्पीकर से कहते कौन है वो, जाइए उनसे बात कीजिए, उनको अपने पास बुलाइए, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? मैं सदन का नेता हूं और आप लोकसभा के स्पीकर है, अध्यक्ष है पूरे, हम दोनों के ऊपर की जिम्मेदारी है सारी की सारी। सदन का नेता का मतलब मैं सिर्फ सत्ता पक्ष का नेता नहीं हूं, मैं पूरे सदन का नेता हूं। वो जो राहुल है वो तो प्रतिपक्ष का ही नेता है, खाली नेता प्रतिपक्ष। इन्हें सत्ता पक्ष का नेता नहीं कहा जाता, इन्हें कहा जाता है नेता सदन, पूरे सदन का नेता। लेकिन इन्होंने जो उचित था वो नहीं किया। दूसरों से कहते हैं जो उचित समझो वो करो, लेकिन खुद नहीं किया। दूसरी बात, ये जो टेप डील की बात हो रही है, वाकई ये टेप डील हो गई है। इससे किसानों पे, कृषि क्षेत्र में बहुत भयंकर तबाही आने वाली है। आज किसान संगठनों ने बड़ा कड़ा विरोध किया है। किसान संगठनों का कहना है कि हम किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं करेंगे और हमें सरकार पे विश्वास नहीं है। सरकार जो सफाइयां दे रही है हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। उनसे पूछा क्यों नहीं कर सकते भाई, सरकार की बात पे विश्वास किया जाता है। उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि 15 अगस्त 2025 पिछले साल ही, अभी 6 महीने बीते हैं, प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, और सिर्फ 3 दिन बाद उन्होंने कपास से 11% आयात टैरिफ हटा लिया। किसान कह रहे हैं हम तबाह हो गए। अब हाल क्या है, 0 टैरिफ पे अमेरिका का माल आ रहा है, हम कैसे मुकाबला करेंगे उनका? उन्होंने कहा है कि हम 2020 से बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे, और नहीं करेंगे हम तो हम और हमारे बच्चे मर जाएंगे। सॉरी। तो गंभीर स्थिति है, ये डील किसी भी तरह स्वीकार नहीं होगी। वहां से पीयूष गोयल जी लौटे आए हैं, कोई साइन नहीं है, कहीं कागज नहीं है, कह रहे हैं 4-5 दिन में होंगे। किसे विश्वास है? न कागज न डील, जो ट्रंप कहें वही सही, यही होगा। तो ये बाहर भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, लोकसभा संसद परिसर में, लोकसभा के अंदर तो भयानक विरोध हो रहा है। वहां नारे लगे, जैसे ही 11 बजे शुरू हुआ नारे शुरू हो गए, 12 बजे शुरू हुआ नारे शुरू हो गए। किसी भी कीमत पे विपक्ष इस बात को मानने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जो उस पे आरोप लगाए गए हैं उनको, वो कह रहा है कि इसके लिए माफी मांगो, हमारे ऊपर ये आरोप बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप बताइए कौन लोग हैं, कौन हमला करने वाले थे? हम आपको हमलावर दिखते हैं, अपराधी दिखते हैं? प्रधानमंत्री पे हमला बहुत बड़ी चीज होता है, बहुत बड़ी बात है। आप इसको इतने हल्के में ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री पे हमला हो सकता था, और वो भी लोकसभा में। और आपने जो ये बताया मनमोहन सिंह का, मनमोहन सिंह ने ऐसे कई दृश्यों का सामना किया है। ये तो बिल्कुल लास्ट का है, 2014 का राज्यसभा है, ये राज्यसभा की बात है। ये लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में हुआ, बहुत सारे ऐसे सीन हैं। लेकिन पूरा का पूरा जो उन दोनों अलग अलग टीवी हुआ करते थे, राज्यसभा टीवी अलग, लोकसभा टीवी अलग, तो राज्यसभा टीवी पूरा दिखा रहा है ये। अब तो संसद टीवी एक ही है,
ये राज्यसभा टीवी पूरा दिखा रहा है इसको। और अविचलित भारत का प्रधानमंत्री को ऐसे ही किसी भी परिस्थिति में अविचलित खड़ा रहना चाहिए। अविचलित खड़े हैं और अपना भाषण जारी रखे हुए हैं, नहीं रुक रहे, न डर रहे हैं, न भाग रहे हैं। ये मनमोहन सिंह थे जिन्हें कमजोर प्रधानमंत्री कहते हैं, जिन्हें इन्होंने देहाती औरत तक कहा। शर्मनाक, देहाती औरत। और खुद मोदी ने कहा, गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने कहा यह बात। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हम बात करते हैं, नेहरू की करते हैं, राजीव की, ये लास्ट प्रधानमंत्री कांग्रेस के, इनको देख लीजिए आप, सरदार मनमोहन सिंह, बिल्कुल असली सरदार की तरह, असली भारत के प्रधानमंत्री की तरह, असली कांग्रेसी की तरह। देश का प्रधानमंत्री ऐसा होता है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, और जो कुछ आज की तारीख में चल रहा है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, कैद है, उन पन्नों को भी अगर आप आराम से इत्मीनान से खोलेंगे, देखेंगे, पलटेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चलता रहा और क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे आगे बढ़कर अब 2026 में किस दिशा में गई हैं, उसकी बानगी। एक बार जल्दी से आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। डॉक्टर साहब, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि ये घटनाक्रम, और इस घटनाक्रम में इतिहास की दुहाई तो दे रहे हैं, यहाँ पे कल दे रहे थे हमारे लोकसभा अध्यक्ष साहब, लेकिन इतिहास से कुछ और बयां कर रहा है। और ऐसे में जो राहुल गांधी का कहना है, और अब तो एक नारे में तब्दील हो चुका है, जो उचित समझो वो करो, ये कितना आगे जाते हुए आप देखते हैं। और यहाँ क्या सचमुच मोदी अपनी पार्टी को तकलीफ में डाल रहे हैं या नहीं? मिडिल क्लास जो हमारा है वो बिल्कुल अभी भी मदमस्त है, ये माना जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। गलती कांग्रेस पार्टी की है, गलती राहुल गांधी की है, और जैसा कह रहे थे अंदर बैठ के जो भाषण देते हुए बीजेपी के एक नहीं 2-3 सांसदों ने जो भाषण दिया है और कांग्रेस पे बिल्कुल हमला किया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके भाषणों को देखिए, तो क्या उससे बीजेपी को फायदा होगा? मुझे नहीं लगता कि फायदा होगा। अगर पिछले 24 घंटे की घटनाओं का आप आकलन करें तो इस पूरे घटनाक्रम में स्पीकर महोदय ने प्रधानमंत्री की छवि को तार तार कर दिया है। उन्होंने आधिकारिक रूप से यह कहकर कि मैंने उनसे कहा सदन में मत आइए, इसलिए प्रधानमंत्री जी नहीं आए। यानी एक तरह से खुद लोकसभा अध्यक्ष ने साबित कर दिया, पूरे देश को बता दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु हैं, 56 इंच का सीना है, वे एक हमले की आशंका, हमला भी शब्द बहुत बड़ा है, उस पर हम जाएंगे अभी आगे, किसी अप्रिय घटना की आशंका से जिस सदन के वे नेता हैं उसमें आने की हिम्मत नहीं जुटा सके। यानी लोकसभा अध्यक्ष ने पूरे देश को यह बता दिया कि प्रधानमंत्री डरपोक हैं। हमें भी बहुत खेद हो रहा है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। हम कभी कल्पना नहीं करना चाहते कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना डरपोक हो कि वो अपने ही सदन में जाने से डरने लगे। इसके बावजूद हम ये मानने को तैयार हैं कि ओम बिरला के पास जो इत्तिला थी वो बिल्कुल पुख्ता थी। हो सकता है उनको आईबी ने, एनआईए ने, रॉ ने सूचना दी हो कि सदन में कुछ अप्रिय हो सकता है। नहीं, उन्होंने मेरा कांग्रेस सवाल का नाम लिया है। कांग्रेस के सांसद अप्रत्याशित घटना का अंजाम दे सकते हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के सांसद तो बिल्कुल मैं तो मान रहा हूं सर कि ये पुख्ता सूचना होगी उनके पास। भाई लोकसभा अध्यक्ष अपने कक्ष में बैठे थे या संसद के परिसर में ही थे, वे तो कहीं बाहर गए नहीं। उन्हें किसी ने सूचना दी, तो जिसने सूचना दी वो कोई छोटा मोटा आदमी ऐसा तो होगा नहीं कि दिल्ली एलआईबी का कोई सिपाही आकर दौड़ के बता गया हो स्पीकर को कि माननीय प्रधानमंत्री के साथ अप्रिय घटना करने वाले हैं कांग्रेस के लोग। तो मेरा सवाल यह है कि क्या स्पीकर महोदय ने तब से अब तक संसद मार्ग थाने में
कोई रपट दर्ज कराई, लोकसभा के महासचिव ने कोई एफआईआर दर्ज कराई। चलिए अज्ञात कांग्रेस सांसद लिखते, यहां तो ऐसा भी नहीं है ना कि पूरे शहर में मुलजिमों को ढूंढना है। कुल मिलाकर कांग्रेस के 99-100 सांसद हैं। लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा के महासचिव एफआईआर दर्ज कराते तो पड़ताल तो कितनी आसान थी, सिर्फ 100 लोगों में पूछताछ करनी थी, पड़ताल करनी थी, मालूम पड़ जाता कौन हमले की योजना बना रहा था। और आसान तरीका कर दिया। रात को एनडीए के एक प्रवक्ता ने, जो टीडीपी के नेता हैं, उन्होंने और एक सीमित सूचना दे दी कि महिला सांसद प्रधानमंत्री को बाइट कर सकती थी, दांतों से काट सकती थी। कितनी महिला सांसद हैं कांग्रेस की या विपक्ष की, बाकी भी जोड़ लीजिए। उनको थाने ले जाकर पूछते, भैया आप में से कौन कौन बहन जी दांत से काटने वाला था प्रधानमंत्री को, उनको थाने में बंद कर देते, तिहाड़ भेज दीजिए। आईपीसी जब थी तब उसमें अपराध की योजना बनाने की, षड्यंत्र की धारा 120 भी थी। अब भारतीय न्याय संहिता में कुछ और हो गई होगी, उसमें राहुल गांधी को भी मुलजिम बना लेते। चूंकि लोकसभा अध्यक्ष ने ऐसा कोई काम नहीं किया, इसी संसद परिसर में राहुल गांधी के ऊपर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज हुआ है ना, सांसद सारंगी जी को धक्का देने, अटेम्प्ट टू मर्डर लीडर ऑफ अपोजिशन ने किया था। यहां तो प्रधानमंत्री पर हमला होने वाला था, एफआईआर क्यों नहीं हुई? यह बहुत चिंताजनक बात है। एक सुझाव मैं आपके जरिए स्पीकर महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं। जब एनडीए के प्रवक्ता को यह मालूम है कि महिला सांसद प्रधानमंत्री को दांतों से काट सकती थी, तो भविष्य में लोकसभा के नियमों में, उसके प्रोटोकॉल में एक व्यवस्था और कर दी जाए। हमारे गांव देहात में जानवरों के मुंह पर एक मुसीका बांध दिया जाता है, उसको मुसीका कहते हैं। आपने देखा होगा, एक जालीदार एक तरह से वो मास्क होता है, जिसके चलते वो जानवर कोई चर नहीं पाता, किसी चीज काट नहीं पाते, बाइट नहीं कर पाए। जी, तो भविष्य में कभी महिला सांसद या पुरुष सांसद भी, सबके मुंह पर मुसीका बांध दिया जाए, ऐसी व्यवस्था कर दी जाए। अगली बार जब सदन बैठे तो सारे विपक्ष के सांसदों के मुंह पर वो मुसीका बंधा होना चाहिए। लेकिन हास प्रयास से इतर ये बेहद चिंताजनक घटना है कि देश के प्रधानमंत्री को सदन के भीतर असुरक्षित बताया जा रहा है। जिनके रहते पूरा देश सुरक्षित था, 500 साल बाद हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री बना है, वो अपने ही घर आंगन में, अपने ही चौतरा पर खड़ा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, खड़े होने की उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही। जिस परिसर का मुखिया है वो वहां आकर खड़े हो जाए, कुर्सी पर बैठकर 4 लाइन बोल दे, तो देश कितना असुरक्षित होगा। अभी सोशल मीडिया पर कहीं पढ़ रहा था, लोगों ने कहा कि जिस देश का प्रधानमंत्री असुरक्षित है वो भी संसद भवन में, वहां बांग्लादेश की टीम कैसे क्रिकेट खेलने आ सकती है? बांग्लादेश के क्रिकेटरों की चिंता वाजिब है, उनका डर वाजिब है। तो आपका ये जो सवाल है कि जो हमारा मध्यम वर्गीय समाज है, देश का जो बाकी का तबका है, क्या उस पर इसका कोई असर पड़ेगा? मेरा मानना यह है, अंधभक्तों को छोड़ दीजिए। बाकी इस देश में अब कोई ये मानने को तैयार नहीं होगा कि सचमुच में कोई प्रधानमंत्री पर हमला कर सकता है। इस देश ने तो वो प्रधानमंत्री देखे जिन्होंने अपने सीने पर बेशुमार गोलियां खाई। इस देश ने वो प्रधानमंत्री देखा है जिसका शव भी साबुत नहीं आया था। देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देने वाले प्रधानमंत्री देखे हैं। इस देश ने वो प्रधानमंत्री देखी है जिसके अंतिम शब्द वो हैं कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश के काम आएगा। इस देश ने महात्मा गांधी को देखा है जो नोआखोली और कोलकाता में दंगाइयों की भीड़ में नंगे पैर उतर गया था। इस देश ने ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो विभाजन के बाद दिल्ली के दंगों की आग में जीप से कूदकर लाठी लेकर उतर गया था सड़कों पर। और आज हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने ही संसद भवन में प्रवेश करने से डर रहा है। तो ये बेहद चिंताजनक और अफसोसजनक घटना है। और बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। देश के प्रधानमंत्री की छवि को
मिट्टी में मिलाने का काम किया इस घटना ने। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री की छवि। जरा प्रशांत जी जल्दी से आपके पास, फिर सुनील जी आपके पास आता हूं। प्रशांत जी कैसे देखते हैं 24 घंटे या 3 दिन, पिछला 3 दिन किस पर भारी रहा? मोदी सरकार पर या राहुल गांधी और विपक्ष पर? 8 सांसद बाहर हो गए, बल्ले बल्ले कर रहे हैं सत्ता पक्ष वाले। भारी तो राजीव जी ये देश के मनोबल पे पड़ा है कि जिस देश का प्रधानमंत्री अगर ये सेना अध्यक्ष से कहे कि जो उचित समझो वो करो, और ऐसी स्थिति में कि जब हर 5 मिनट में चीन के टैंक आगे बढ़ रहे हैं, सेना चीफ का फोन बज रहा है, उनके लोग बता रहे हैं कि यहां तक पहुंच गए टैंक, उसके पीछे सैनिक भी हैं और वो फोन कर रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि जो उचित समझो वो करो। मैं जरा 2 घटनाएं बताता हूं जब पिछले प्रधानमंत्रियों ने ये नहीं कहा। एक जनरल के.बी. कृष्णा राव थे सेना अध्यक्ष, जब इंदिरा गांधी 1980 में जीत कर आई। उन्होंने चाइना के थ्रेट को देखते हुए एक प्लान बनाया, उसका नाम रखा ऑपरेशन फॉल्कन। ऑपरेशन फॉल्कन में लद्दाख से लेकर अरुणाचल और नॉर्थ सिक्किम तक सेना के एडवांस डिप्लॉयमेंट की योजना थी। वो प्लान उन्होंने इंदिरा गांधी से डिस्कस किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए ये अगर हम लागू करेंगे तो चीन इससे बहुत सख्त नाराज होगा, हो सकता है कि वो युद्ध जैसी स्थिति बनाए। इंदिरा गांधी ने क्या कहा जनरल कृष्णा राव से इंदिरा गांधी ने कहा कि आप आगे बढ़िए, चीन को अगर आगे बात बिगड़ेगी तो मैं संभालूंगी। उन्होंने जनरल के.बी. कृष्णा राव से ये नहीं कहा कि जो उचित समझो वो करो। अब मैं मनमोहन सिंह के समय की बात बताता हूं। चाइना का थ्रेट मनमोहन सिंह के समय भी शुरू हो गया था और उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय 2010 की बात बता रहा हूं आपको, 2 नए माउंटेन डिवीजन रेज किए गए 35, 36, 40 हजार सैनिकों के साथ, जिसमें टैंक और बाकी सारे सामान, नागालैंड में और असम में। और वो नए जो 2 नए डिवीजन बने वो 56 माउंटेन डिवीजन और 71 माउंटेन डिवीजन, वो चीन के थ्रेट को देखने के लिए बनाए गए। उसके अलावा एक सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप बनाई गई जहां पे AN-32 उतर सकता है और अब वहां पे हरकुलिस भी उतर जाता है। मैं जानना चाहता हूं राजीव जी ये कि प्रधानमंत्री अगर बताएं संसद में कि चीन का थ्रेट उनके समय में मैक्सिमम हुआ, हाल फिलहाल के वर्षों में उन्होंने क्या किया, कौन से ऐसे कदम उठाए, और जब सेना को जरूरत है तो आप ये कह रहे हैं कि जो चीज समझो वो करो। तो भारत की छवि और खासकर प्रधानमंत्री की छवि जो है वो बहुत खराब हुई है इसमें, और एक कमजोरी दिखाई देती है कि जो सेना का नेतृत्व कर रहा है, जिसको जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कमजोर है, और इसका सीधा संदेश चीन को गया। इसीलिए चीन की इतनी हिम्मत बढ़ती है, पिछली सरकारों में उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी। तो ये प्रधानमंत्री का ये कहना, और उसका आप देखिए तस्दीक कहां से मिल रही है। आप सेना के चीफ को तो कह रहे हो, राजनाथ सिंह से कहलवा रहे हो कि जो उनको उचित समझे वो करें, यही काम आपने ओम बिरला को कह दिया कि जो उचित समझो वो करो, हम लोकसभा में नहीं आएंगे। पुख्ता जानकारी की बात की है बिरला जी ने, तो ओम बिरला जो पुख्ता जानकारी की बात कर रहे, तो क्या यही बात थी कि महिलाएं दांत काट सकती हैं? कितना शर्मनाक और कितना मूर्खतापूर्ण बहाना है ये, और कितना इंसल्टिंग है, कितना अपमानजनक है महिला सांसदों के लिए।
जिनको 10 लाख 12 लाख वोट देकर वहां के लोगों ने, जनता ने चुनकर भेजा है और उनको अपनी बात रखने का, अपने कंस्टिट्यूंसी की बात रखने का, अपनी पार्टी की बात रखने का पूरा अधिकार है। उनको चुन के जनता ने भेजा है। उनके लिए आप ये कह रहे हो कि दांत काट सकती थी ये? वो दांत काटने वाली महिलाएं हैं, वो क्या अपराधी हैं? और अभी आपने फुटेज दिखाई डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय, हम लोग उस वक्त पार्लियामेंट देखते थे, कवर करते थे, आए दिन ये होता था। और आज भी 24 दिन तक लगातार 2G मामले पे संसद को में अवरोध पैदा करने का रिकॉर्ड बीजेपी के हाथ में है। और जो एमपी, जो मेंबर, जो जिस पार्टी के प्रवक्ता कल टीवी चैनल पर ये कह रहे थे, रहस्योद्घाटन कर रहे थे कि महिला दांत काट सकती थी, उन्हीं के पार्टी के लोग मनमोहन सिंह के सामने तख्ती लिए खड़े हुए हैं तेलंगाना राज्य बनने के मामले में, उन्हीं की पार्टी के लोग जी। तो ये एक बिल्कुल नए प्रकार का पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जिसमें कि बहुत ही कायरता और अपने ही सांसदों को, अपने देश के मेंबर पार्लियामेंट्स को इतनी अपमानजनक बात कहना, महिलाओं को अपमानजनक बात कहना, ये दांत काट सकती थी प्रधानमंत्री के। ये तो आपने, अब जैसे अभी आपने चर्चा की कि मिडिल क्लास, अभी इनको दम इसी बात का है कि मीडिया इनके हाथ में है और कॉर्पोरेट को आप फायदा दिलवा देते हो, लेकिन कब तक चलेगा ये? अभी शक्ति जी ने कहा कि उल्टी शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री ये सब करके अपना नैतिक अधिकार तो खो चुके हैं। जी बिल्कुल, आप एसआईआर में बात करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सुनील शुक्ला जी, क्या आपको भी लगता है ऐसा ही कि पिछले 2-3 दिनों, ये सप्ताह, अब चूंकि अगले सप्ताह है, आज फ्राइडे और आज अब सोमवार तक के लिए संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई, सोमवार 11 बजे तक के लिए, लेकिन ये सप्ताह आपकी नज़र से कैसा बीता? अगर ये पूछा जाए, कौन भारी रहा किस पे? धन्यवाद राजीव जी। कल लोकसभा अध्यक्ष के उस वक्तव्य को सुनने के बाद मुझे ये लगने लगा कि अगर यह सरकार उस समय रही होती जिसमें तेलंगाना राज्य बनाने का विधेयक पास हो रहा था लोकसभा से, क्या दृश्य था उस समय और प्रधानमंत्री जी क्या करते? एक ऐसी स्थिति, उसमें यह तक आरोप लगे थे कि रेड चिली स्प्रे तक का उपयोग किया गया। क्या क्या नहीं हुआ, अजीब गहमा-गहमी की स्थिति थी। उससे भयावह, उससे बदतर स्थिति तो आज अभी नहीं दिखाई पड़ी कभी। एक तरफ जो प्रधानमंत्री जी पूरे देश को आश्वस्त करते नजर आ रहे थे सत्ता में आने के बाद से कि उनके आने के बाद देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, उनके आने के बाद देश में आत्मगौरव का बोध बढ़ा है, उनके सत्ता में आने के बाद पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है। वह प्रधानमंत्री अपने सत्ता में 10 साल के रहने के बाद अपने ही संसद में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और एक चीज तो तय हो गई कि ये जो 33% आरक्षण देने की बात, महिला अभिनंदन बिल जो पास हुआ था, वो तो लागू होने वाला नहीं है। अगर महिला सांसदों से इतना भय है, वो भी तब जब उनकी संख्या भी कुछ नहीं है, वो जब 33% आ जाएंगे तो क्या होगा? तब तो शायद संसद में दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अब आने वाले दिनों में जो बात कही जा रही थी कि वो बिल पास तो हो ही गया है, वो लागू हो जाएगा, इसकी संभावना दिखाई नहीं पड़ती। जो सरकार, जिस सरकार के मुखिया, जो प्रधानमंत्री महिला सांसदों से इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, वो संख्या क्यों बढ़ाने जाएंगे? और बार बार बात बात पर, शिकायतों पर, आलोचनाओं पर वर्ग विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष की आलोचना का मुद्दा उठाने वाले या अपमान का मुद्दा उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी, क्या जब महिला सांसदों के ऊपर आरोप लगा रही है, उसमें तो प्रणीति शिंदे भी उपस्थित थी, तो यह अनुसूचित जाति की महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी नहीं है? आप उनको हमलावर बता रहे हैं।
उनको बता रहे हैं कि आप कुछ ऐसा अप्रत्याशित हो जाता जो बहुत ही खतरनाक होता और लोकसभा की संसदीय परंपरा के खिलाफ हो जाता। किसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं? जो महिलाएं वहां मौजूद थी, उन महिलाओं में आप तभी स्वक्त हो गया ना कि आप पूरे अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अपमानजनक बात कर रहे हैं। ये बात नहीं बनती है क्या? बीजेपी को ये नहीं ख्याल आ रहा है? जो पूरा का पूरा हफ्ता बीता जिसकी बात आप कर रहे हैं, मुझे मानना है कि सरकार बैकफुट पर थी। इससे बात नहीं दूर हो सकती है कि वह किताब छपी कि नहीं छपी। सवाल यह है कि किताब लिखी गई कि नहीं लिखी गई। लेखक कहता है कि नहीं कहता है कि हमने किताब लिखी है। छपना न छपना यह महत्वपूर्ण नहीं है, उसका लोकार्पण होना न होना यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल यह है कि तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष ने वह किताब लिखी है या नहीं लिखी है। उन्होंने तो कभी मना नहीं किया। उन्होंने तो साफ साफ कहा कि मेरा काम लिखना था, मैंने लिखा। अब बाकी काम पब्लिशर का कहा है, पब्लिशर जो चाहे सो करे, जिससे पूछना हो जांचना हो जो करना हो करे, लेकिन मैंने किताब लिखी है। और किताब में क्या लिखा गया है वो बाकायदे कोई मैगजीन ने छाप दिया। एक इस देश के एक प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी ने उसका समीक्षा रिलीज कर दी। तो किताब तो अस्तित्व में है, लिखा तो गया ही है। जो बात लिखी गई उस बात को लेकर के विपक्ष के नेता ने जो सवाल पैदा किया, स्वाभाविक सी बात है कि वो गंभीर विषय है। अगर देश की सीमा पर वो लगातार चीनी टैंक बढ़ते चले आ रहे हैं, वो रुके नहीं थे, वो विश्राम नहीं कर रहे थे, वो लगातार बढ़ते चले आ रहे थे। और जिन लोगों के नाम है, थल सेना अध्यक्ष, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बिपिन रावत साहब, इनके बीच कोई जब ये आपस में बात करते हैं तो बीच में कोई नहीं होता। इनका तरीका यह नहीं है कि आप किसी का फोन मिलाएंगे, फिर कोई फोन उठाएगा, फिर वो अपना एक्सटेंशन देगा, फिर वो पूछेगा। यह सिलसिला नहीं होता। इनके पास रेक्स की व्यवस्था होती है, जो सीधे वही फोन उठाते हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। और इतने लगातार संपर्क के बाद अगर आप कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो किस तरह का संकेत है ये? स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यक्ति थल सेना के अध्यक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वह व्यक्ति लोकसभा में उठाए गए विपक्ष के सवालों को कैसे जवाब दे सकते हैं? दोनों चीजें तो बराबर आपको दिखाई पड़नी चाहिए। वह भी कठिन स्थिति थी। एक मजबूत निर्णायक, एक मजबूत आत्मबल का व्यक्ति निर्णय ले सकता था कि हम क्या करेंगे, हमें किस सीमा तक जाना चाहिए। हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं और पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। थल सेना अध्यक्ष को इस बात का बोध नहीं होना चाहिए कि वो अकेले हैं, जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि अगर राजनीतिक नेतृत्व अपने थल सेना अध्यक्ष को यह एहसास करावे कि वो अकेले हैं, थल सेना अध्यक्ष को यह एहसास होने लगे कि उसके हाथ पर एक गर्म आलू रख दिया गया, जिसको न फेंक सकता है, न खा सकता है, न कुछ कर सकता है। क्या स्थिति बनेगी? अब जब इस तरह से विपक्ष ने घेर लिया, स्वाभाविक से पूरा हफ्ता विपक्ष के नाम रहा है। आप सदन की कार्रवाई न चलने दें, आप यह कहते रहें कि विपक्ष के नेता ऐसी चीज का उल्लेख कर रहे हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है। कौन स्वीकार करेगा इसको? आप राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने के लिए उपस्थित ना हो, राष्ट्रपति के भाषण पर विपक्षी दलों के नेता अपनी बात न रखें, इससे गंभीर आलोचना सरकार की क्या हो सकती है? और यह बात स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नजर आते हैं, जो अगर आप 1.5 घंटे का भाषण आप सुन लीजिए जो उन्होंने राज्यसभा में दिया। किस बात के लिए आप प्रधानमंत्री आते हैं जवाब देने? कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो बात विपक्ष के नेताओं ने उठाई है या समाज के किसी कोने से उठी है, उसका जवाब दें। उनको आश्वस्त करें कि राष्ट्रपति ने जो बातें कही हैं वो तर्कसंगत हैं, या जो विपक्ष या सिविल सोसाइटी या विद्वान लोग कह रहे हैं उसके अनुसार उसमें संशोधन होगा। प्रधानमंत्री जी या तो 1947 की बात करते हैं या 2047 की बात करते हैं। बीच में तो कोई सत्र आता ही नहीं है। वो जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, फिर वो इंदिरा गांधी की बात करने लगेंगे, फिर अपने कब्र की बात करने लगेंगे। आज जो देश के सामने है उसकी बात वो नहीं करेंगे। तो जो सवाल विपक्ष ने उठाया, और अगर प्रधानमंत्री के पास उन चीजों का जवाब नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष एकदम आगे है। अगर आप
क्रिकेट के शब्दावली में कहा जाए कि गेंदबाज के जो गेंद फेंकी जा रही है उसको आप खेल नहीं पा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप बैकफुट पे हैं और आप किसी भी समय आउट हो सकते हैं। आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि बाल किधर जा रही है। आप सवाल इस विपक्ष ने तो इस सरकार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा किया, इस बात पर सवाल पैदा किया है कि यह सरकार देश की सुरक्षा के प्रति कितनी गंभीर है। राजनीतिक नेतृत्व निर्णय गंभीर स्थितियों में निर्णय लेने में कितना सक्षम है, कितना सक्षम नहीं है, और इस किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। आज देश में सबसे बड़ी चर्चा हो रही है कि जो आप डील कर रहे हैं अमेरिका के साथ, वो डील भारतीय किसानों के हक में है कि नहीं है। 2%, 3% आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जो लोग व्यापार करते हैं, जो लोग आयात निर्यात पर निगाह रखते हैं, इस देश का आम आदमी भी जानता है कि इस देश के साथ जो व्यापार था अमेरिका का, उसमें 2%, 3%, 2.5% की टैरिफ लगती थी। जो भारत से सामान जाता था अमेरिका में, उसको 18% स्वीकार करके आप कह रहे हैं कि बड़ा भारी आपने जग जीत लिया। आप अपना सिरा ठोक रहे हैं आप, और वो भी कितना खोखला है कि उस बारे में स्पष्ट तरीके से कोई बात करने की स्थिति में आप नहीं है कि उस डील में हुआ क्या है। जितनी बातें अमेरिकी प्रशासन ने कर दी, जितनी बातें अमेरिकी राष्ट्रपति ने की, उसका शतांश भी भारत की सरकार ने नहीं कहा। क्या पीयूष गोयल साहब ने कोई बात बताई कि उस डील का विवरण क्या है, कौन सी चीजें हम लेंगे, कौन सी चीजें हम भेजेंगे, किस चीज पर कितना टैरिफ होगा। 2%, 3% को 18% पर स्वीकार कर लेना, और आप उसको अपने पक्ष में बता रहे हैं। जिस एग्रीकल्चर सेक्टर को और जिस डेयरी सेक्टर को भारत ने कभी नहीं खोला अपने किसानों के हक में या दुग्ध उत्पादकों के हक में, कभी नहीं स्वीकार किया। आप कह रहे हैं कि उसमें कुछ उसके ऊपर कोई चीज, आप बयान पढ़िए। मुझे तो लगता है कि कृषि मंत्री जी का, शिवराज सिंह चौहान साहब का बयान है वो, कि कोई बड़ी चीज अचानक नहीं आ जाएगी। ये शब्दावली में नहीं समझता कि कहां से आई हुई है। अचानक नहीं आएगी तो धीरे धीरे आएगी, छोटे रूप में आएगी, फिर बड़ा रूप आकार ले लेगी। सीधा सीधा आप क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि कोई चीज नहीं होगी, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो भारतीय किसानों के या भारतीय कृषि जगत के खिलाफ जाती हो। वहां का कृषि मंत्री कह रहा है कि भारत से इतना रुपया आएगा कि अमेरिकी किसान माला माल हो जाएंगे, और भारतीय कृषि मंत्री कह रहा है कि कोई बड़ी चीज अचानक नहीं हो जाएगी। ये कौन सी शब्दावली? मैं तो अपने इतने वर्षों के पत्रकारिता के जीवन में यह भाषा मैंने नहीं सुनी कभी। बड़ी चीज अचानक नहीं हो जाए। मैं उसको 3 बार पढ़ा पीआईबी को प्रेस रिलीज को। इसमें कहना क्या चाहते हैं आप? लोगों के सामने सवाल है कि कृषि सेक्टर आप खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। लोगों के सामने सवाल है कि भारतीय किसानों का हित सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। लोगों के सामने सवाल है कि एमएसएमई सेक्टर के सामने कोई चुनौती खड़ी होगी कि नहीं होगी। आप कह रहे हैं कोई भी बड़ी चीज अचानक नहीं हो जाएगी, यानी कि आप आगाह कर रहे हैं कि तैयार रहिए, धीरे धीरे ही होगी और बड़ी चीज होगी और आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और बड़ी चीज क्या होगी कि आप एकदम भारतीय किसानों की रीढ़ तोड़ देंगे। तो आप अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील पे बात करना चाहता है देश, आप उससे 1.5 घंटे के बारे भाषण में आपने एक बार भी सुना उसको? सबकी बात क्या, इनके कोई पार्टी शराब में डूब गई, कोई तमिलनाडु के डीएमके के साथ क्या हो गया, भारतीय गांधी परिवार ने गांधी जी का सरनेम चुरा लिया, सब बात हो गई है वो। लेकिन वह बात नहीं है कि जो मन में जो उचित समझो वो करो। यह बात कही गई कि नहीं कही गई, बात इस पे आ गई है। आपसे देश जानना चाहता है कि आपने जो ट्रेड डील किया वो किसानों के हित में है या नहीं है। इस पे आप बात नहीं करेंगे। 1947 की बात करेंगे या 2047 की बात करेंगे, बात केवल। और अगर आप इस तरह से लोगों के सवालों का जवाब नहीं देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप में आत्मविश्वास नहीं, आप सवालों से घिरे हुए हैं। और जो विपक्ष सवाल उठा रहा है निश्चित रूप से वह जनता के बीच में उसका बड़ा संदेश है। जी बिल्कुल, एक बड़ा संदेश है। और अब आगे अगले सप्ताह जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी, 13 तारीख तक संसद इस सत्र में है, उसके बाद फिर आगे इस पे बात होगी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप? नहीं, बस एक तो छोटी बातें जोड़ना चाह रहा हूं, फिर मैं इजाजत लूंगा। सुनील जी ने कहा, शिवराज सिंह जी ने जो बयान दिया है, सुनील जी क्या आपको लगता है कि जब ट्रेड डील हो रही थी तब शिवराज सिंह चौहान को कुछ मालूम भी होगा
कि उस डील में कृषि क्षेत्र को, उनके मंत्रालय को लेकर कौन सी बातें तय हो रही हैं अमेरिका के साथ। अगर आपने गौर किया हो तो जिस दिन ट्रेड डील को लेकर दोनों महापुरुषों के ट्वीट हुए हैं, 10:28 पर डोनाल्ड ट्रंप और 11:02 पर नरेंद्र मोदी का, उसके बाद जो टूल किट जारी की गई थी सभी मंत्रियों ने उसकी तारीफ कर दी। उसके बाद अगले 18 से 20 घंटे तक शिवराज सिंह चौहान की टाइमलाइन पर एक्स पर एक शब्द नहीं है उस डील के बारे में। तमाम सारे लोगों ने शिवराज सिंह चौहान को टैग करके पूछा कि क्या आपको जानकारी है कि ट्रेड डील में कृषि क्षेत्र में को लेकर क्या क्या फैसले हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान को तो मनरेगा का नाम बदले जाने की भी इत्तला नहीं थी, इसलिए अब भी वो जो कह रहे हैं वो सिर्फ उतनी मुंह दिखाई की बात है, अब भी उन्हें नहीं मालूम होगा। और सर मालूम तो तब हो जब खुद नरेंद्र मोदी को मालूम हो उस डील में क्या होना है। कल विदेश मंत्री ने कह दिया मुझको कुछ नहीं पता, पीयूष गोयल से पूछो। पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो कह रहे थे फाइनल स्टेजेस पर है बातचीत, नेगोशिएटिंग टीमें चर्चा कर रही हैं और जल्द ही संयुक्त बयान जारी होगा। सदन में भी उन्होंने क्या बताया, कद्दू का बेर, बेर का कद्दू। इसके सिवा वे कुछ नहीं बता सके कि दो महादेशों के बीच ट्रेड डील हुई है तो उनमें क्या शर्तें हैं, दोनों देश एक दूसरे से क्या लेंगे और देंगे। जो बताना था वो दुनिया के दरोगा ने एक तरफा बता दिया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में 18% वाली बात के सिवा एक शब्द नहीं लिखा है सर। तो ये ट्रेड डील वैसी ही लागू होगी जैसी डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। क्या प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय एक लाइन का जवाब दे सका कि $500 बिलियन का माल हम नहीं खरीद पाएंगे महाराज, हम तो $45 बिलियन का कारोबार करते हैं एक साल में, 500 बिलियन के लिए 20 साल लगेंगे। तो इस तरह की डील भारत को अमेरिका का उपनिवेश बनाने की कोशिश जैसी है। इसलिए आइंदा ऐसी किसी डील पर किसी मंत्री से कोई सवाल पूछना बेमानी है। शकील साहब तो सदन में रहे हैं, सरकार अब तक न तो संयुक्त बयान जारी कर पाई है और इससे पहले ऐसी कौन सी डील हुई है भारत सरकार की जो सब कुछ लिखतम पढ़तम में होने से पहले दूसरे देश ने ऐलान कर दिया हो। तो कुल मिलाकर इस वक्त नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार चौतरफा घिरे हुए हैं। दूसरे देश ने ऐलान कर दिया और आपका अभिनंदन हो रहा हो, आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं है, आप उसके बारे में कुछ बताते नहीं है, अब फूल माला पहन करके घूम रहे हैं। डीलोत्सव हो रहा है सर, डीलोत्सव। हाँ, डीलोत्सव उसका नाम दिया गया था कहीं कि डील का उत्सव मनाया जा रहा है, टैरिफोत्सव। 3% से 18% टैरिफ हो गया, इसका उत्सव मना रहे हैं हम, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। कमाल का अमृत काल है सर। जी राजीव जी। जी जी बिल्कुल, मैं अनुमति लूंगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, भाषा बदल दीजिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जी जी सर, भाषा बदल दीजिए। जी सर बिल्कुल जी। शकील जी, ये जो डीलोत्सव है या डील की बात है और यहाँ ट्रैप डील की बात चल रही है, इसको लेकर सदन के अंदर, सदन के बाहर क्या चल रहा है? और सत्ता पक्ष के सांसदों से भी आपकी बात होती होगी, सत्ता पक्ष, विपक्ष, और ये बात कहां तक जाने वाली है? और आखिर ये डील की घोषणा, संयुक्त बयान कब जारी होने जा रहा है, इस बारे में कोई बातचीत है क्या? को नहीं मालूम सिवाय ट्रंप के। जब मंत्री खुद कह रहे हैं पीयूष गोयल कि उन्हें नहीं मालूम, 4 दिन लग सकते हैं, 5 दिन लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है। और शिवराज सिंह चौहान वो तो वहां पे संसद में बच के निकलते हैं, नहीं तो शिवराज सिंह चौहान मिलने वाले मंत्री है, नेता है, तो देख लेते हैं, रुक जाते हैं, 2 बात कर लेते हैं, 1-2 बातों का जवाब भी दे देते हैं। बस जब से डील हुई है वो सबसे बचते घूम रहे हैं। वो क्या कहेंगे? वो किसी को कुछ नहीं मालूम, खाता न बही, जो ट्रंप कहे वही सही, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसा हमने किसान संगठनों का आपको बताया कि बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है, देश के सारे किसान संगठन मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा संकट वैसे तो देश के ऊपर आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट किसी पे आ रहा है
तो खेती किसानी के ऊपर आ रहा है। खेती किसानी एकदम बर्बाद हो जाएगी। डेयरी उद्योग एक ऐसा है कि अमेरिका में भी, चीन में भी अतिरिक्त उत्पादन होना शुरू हो गया है और उसके लिए उन्हें बाजार की तलाश बहुत दिनों से वो लोग कर रहे थे और सबकी निगाहें आखिर में आके नरेंद्र मोदी पे टिक गई हैं कि यही जो है हमें जगह दे सकता है। भारतीय किसान कृषि घाटे का सौदा है, सब जानते हैं, लेकिन किसान अगर थोड़ा बहुत बचा हुआ है, रोटी खा रहा है, किसी तरह जिंदा है, तो वो गाय भैंसों की दम पे, दूध की दम पे, डेयरी की दम पे। पता नहीं इनमें से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते, बातें ही बातें करते हैं। ये बातें इनके पास बहुत है, गांव की वास्तविकता है, शहर की वास्तविकता है, इन्हें कितनी मालूम है कितनी नहीं हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम आपने कहा बात करते हैं, सबसे बात होती है, लेकिन वास्तव में उन लोगों को ये बातें नहीं मालूम और ना मालूम करना चाहते हैं। वो तो नेहरू के खिलाफ बोल लो, इंदिरा के खिलाफ बोल लो, लोगों को इससे खुश कर लो। दूसरी एक बड़ी खास बात जो हमें लग रही है वो हम कहना चाहेंगे। देखिए, ये उचित समझो वाली जो बात है, तो इस समय जो हमें उचित लग रहा है हम वो कहेंगे। हम ये उचित समझते हैं कि मोदी की छवि जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि जो है, ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए। ये जो डर का आशंका पैदा की गई, हमले की आशंका पैदा की गई, अगर मोदी जी की छवि ज्यादा खराब होगी और मोदी जी को लगेगा कि ये मेरे को एक इस तरह का प्रधानमंत्री के रूप में मैं जनता के सामने पेश हो रहा हूं, इससे मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी जो हैं वो कहीं बलि के बकरे न बन जाए, उनकी गति धनखड़ वाली ना हो जाए। मोदी जी अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेंगे। आप देखिए कि इस हमले की आशंका के बारे में मोदी जी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। मोदी जी बहुत सेफ खेल रहे हैं। सारी बात लोकसभा स्पीकर की तरफ से कही गई है और अगर ये बात कहीं उल्टी पड़ी, देश में गलत मैसेज जा रहा है। कल से आज तक हम बहुत सारे लोगों से मिले, आज भी अभी यहां आने से पहले बहुत अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिल रहे थे हम, सांसदों से भी, पत्रकारों से भी। पत्रकार में वो पत्रकार बेचारे क्या करेंगे जो फील्ड में होते हैं, वो रिपोर्टर, उनको पीछे से आदेश आते हैं, उनके कान में जैसे हमारे लगा हुआ है ये लगा रहता है और वहां से वो कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पीछे से कोई अलग किस्म का आदेश आता है कि ये पूछो, और उन्हें जोर जोर से पूछना पड़ता है ताकि जवाब मिले या न मिले, राहुल से प्रियंका से वहां पहुंच जाए कि देखो हमने सब अपनी ड्यूटी बजा ली। सब इस बात को कह रहे हैं कि ये बात प्रधानमंत्री मोदी की छवि के बहुत खिलाफ जा रही है, ये उल्टी पड़ेगी कि मोदी जी डर गए। ये जो है महिलाओं के 30-33% आरक्षण का, हमें लगता है इसीलिए लोगों को, बहुत कम लोगों को शायद मालूम नहीं हो, याद नहीं हो, मालूम भी हो तो हम बता दें थोड़ा सा, कि राज्यसभा में बहुत ही विषम परिस्थितियों में इसको सोनिया गांधी ने पास करवाया था। हम बार बार सोनिया गांधी का नाम इसलिए लेते हैं, वो यूपीए की अध्यक्ष थी, ये उन्हीं का सोच था 33% आरक्षण का, और सोनिया गांधी के शब्द थे ऑन रिकॉर्ड कि मुझे मालूम है कि मेरी पार्टी के बहुत सारे लोग इस महिला आरक्षण के खिलाफ हैं, लेकिन ये जरूरी है। तो खैर राज्यसभा से पास हो गया, राज्यसभा में कांच के गिलास टूटे, भारी हंगामा हुआ, मार्शल आए, सब कुछ हुआ, सबको मालूम है, ये बात याद होगी। लोकसभा में जाके वहां बीजेपी ने विरोध कर दिया। सुषमा स्वराज ने कहा हम लोकसभा पास नहीं करवाएंगे, राज्यसभा में समर्थन किया था। सोनिया गांधी को पीछे हटना पड़ा, उनके पास तो था नहीं बहुमत। तो बीजेपी ने शायद इसीलिए किया होगा कि महिलाओं की शक्ति से वो डर रहे थे। और एक बात हम और कहेंगे कि ये जो है अभी जो दृश्य हम देख रहे हैं मनमोहन सिंह जी वाला, किस दृढ़ता के साथ वो खड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे दृश्य हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। ये मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष थी, ये लोग बताते क्यों नहीं है? ये लोग कहां छुपे बैठे हुए हैं? और कांग्रेस को जरा कहना चाहिए सख्ती से अपने उन पुराने नेताओं से जिन लोगों ने 10 साल मंत्री रहे, लोकसभा अध्यक्ष रहे। सोमनाथ चटर्जी तो है नहीं, वो होते जरूर बोलते, बताते कि क्या क्या करते थे ये लोग, चेंबर में मेरे साथ क्या क्या किया। मीरा कुमार को बताना चाहिए मीरा कुमार के लिए क्या कहते थे।
मीरा कुमार जी को के पास अगर कोई बता सकता है तो उन्हें जाके बताए कि हम ये बोल रहे थे। मीरा कुमार के बोलते थे इसको तो बोलना नहीं आता, इसके मुंह से तो आवाज नहीं निकलती, ये क्या करेगी, ये हमें नहीं रोक सकती। और मीरा कुमार को